डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम सब क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें पावर क्या होता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को देखते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर के है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर। जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी वायर या कहीं पर भी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे तीन इफेक्ट पैदा होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो कर रहा है, कहां फ्लो करेगा? जहां पे चार्ज का फ्लो होगा वही तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा ना। एक केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट तीन तरीके से इफेक्ट पैदा करती है, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें केमिकल इफेक्ट क्या है जरा समझते हैं। क्लास 8 में आप सबने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता था। ठीक है, क्या था? एक किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब आप करंट को फ्लो कराओगे तो चार्जेस जो होते थे वो एक टर्मिनल से, जिसको कि इलेक्ट्रोड्स कहा जाता था, तो एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर के और इकट्ठा होने लगते थे। ऐसा आपने क्लास 8 में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था? कलर चेंज होता था। सब्सटेंस जो होते थे, सब्सटेंस या मेटल के प्यूरिफिकेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर ये जितनी भी चीजें आप पढ़े थे या इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ये चीज क्या है, ये सारी बातें क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, मतलब यह जो इफेक्ट है वह केमिकल इफेक्ट है। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जरा समझिए। अगर मान लो कोई एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक बैटरी है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एक स्विच है जो कि सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम में आएगा, और एक सिंपल रेसिस्टेंस है, बल्ब, जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि वो जो बल्ब है वो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद वो गर्म होने लगता है, उसमें से हीट निकलने लगता है। अगर आप मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को कुछ देर तक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, तो वो कम या ज्यादा अमाउंट में गर्म जरूर हो जाता है। ठीक है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होता ही होता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में होता है, जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल। ये सब जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं इनमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करते हैं। तो जरा समझते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जरा इस डिफिनेशन को समझिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की जब आप बात करिएगा तो इसका मतलब है कि उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो जब चार्ज किसी रास्ते से, किसी पाथ से फ्लो करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं। वह कोलिजन जो होता है उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन, अभी वो चार्ज जो है वो भी तो आपस में पार्टिकल्स ही है ना, तो वो जो पार्टिकल्स है जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। और फ्रिक्शन जो होता है, अगर आप अपने दोनों हाथ को रगड़िए तो आफ्टर सम टाइम आपका हाथ गर्म हो जाता है ना दोनों तरफ। इसका मतलब कि जब वो चार्जेज आपस में कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन होगा, तो उनके अंदर भी क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा है। और ये चीज क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको साधारण शब्द में अगर आप समझें तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब कभी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होगा, इट प्रोड्यूसेस हीट, उसमें क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा। वह हीट कम अमाउंट में हो सकता है, ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, लेकिन हीट प्रोड्यूस होगा, ये तो कंफर्म है ना। और वह हीट क्यों प्रोड्यूस होगा? वाई हीट प्रोड्यूस? क्योंकि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, और वह फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो वाई हीट प्रोड्यूस, ये भी समझ में आ गया, हीट प्रोड्यूस होगा ये भी समझ में आ गया। दोनों बातें क्लियर हैं या नहीं, आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जरा देखिए,
अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये एनसीईआरटी का ही डिफिनेशन है कि अगर कोई प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, रेसिस्टिव सर्किट का मतलब जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस लगा हुआ है और उसमें जब आप करंट को फ्लो कराएंगे, जब चार्जेस को फ्लो कराएंगे तो वह रेसिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होने लगता है, उसमें हीट पैदा होने लगता है और वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पहले ये समझते हैं। जरा इन भाई साहब को देखिए, ये हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, ये इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के, एनर्जी को लेकर के और मैकेनिकल वर्क ये सब को लेकर के बहुत सारे कंसेप्ट इन्होंने दिए, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और इन्हीं के नाम पर जो एनर्जी होता है, एनर्जी चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी जो मेन चीज है उसका जो SI यूनिट है वो इन्हीं के नाम पे है, जूल। तो एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं? जूल में, और वह किन के ऊपर है? यही जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे है। ठीक है, ये एक ब्रिटिश या इंग्लैंड के फिजिसिस्ट थे। इनके बारे में कुछ बातें मैंने विकिपीडिया से यहां पे डाल दी हैं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। इन्हीं का जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। अगर कहीं पर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज के फ्लो करने से। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से अगर कहीं पर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस प्रोड्यूस हीट इज, वो जो हीट का प्रोडक्शन होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा, वह 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा वह हीट 3 पॉइंट्स पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन? करंट पे, दूसरा रेसिस्टेंस पे और तीसरा टाइम पे। मतलब हीट प्रोड्यूस इज डिपेंड्स ऑन 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स, करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। अब ये तीनों का 1 बाय 1 जरा समझते हैं कि तीनों से कैसा इनका रिलेशन होता है। देखिए, अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कहां पे? किसी सर्किट में, किस वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से। मतलब वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए सर्किट इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पॉइंट नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब जो हीट है वह करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जिस रास्ते से गुजर रहा है, जिस पाथ से गुजर रहा है, उस पाथ का रेसिस्टेंस कितना है, उस रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? हीट। पॉइंट नंबर 3, दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन। कितने समय तक आपने करंट को पास कराया है उस टाइम पर भी डिपेंड करता है और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैदा होने वाला जो हीट है वह 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कितने समय तक आपने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया है। ठीक है, अब यह तीनों को जब एक साथ लिखिएगा तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। क्लियर? अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? कांस्टेंट, और H इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT, K टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर? और K की वैल्यू जो होती है वो 1 मानी जाती है। मतलब H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुआ कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब जरा समझते हैं, हमने फॉर्मूला निकाल के ले आया क्या? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस लगा दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे। और जो आप H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है उसमें ओम्स लॉ को लेकर के, ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R, आप 1 बाय 1 इस वैल्यूज जो है ना, कभी I को V से R से रिप्लेस करिए, फिर V को रिप्लेस करिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप H के फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब H के डिफरेंट फॉर्मूला भी हो सकते हैं। H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T, तो ये V स्क्वायर बाई R कहां से आया? I इज इक्वल टू V/R लगा दीजिएगा, ये चीज निकल के चली आएगी। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीजें तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं।
जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसका एसआई यूनिट मैंने आपसे बताया कि वो क्या होता है, जूल। जूल किसके नाम पे है, पीछे आप देख लीजिए, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम पे एक तरीके से उनको आप वैल्यू इंपॉर्टेंस या समझ लो कि उनको क्रेडिट देने के लिए जूल जो है वो हीट या एनर्जी का एसआई यूनिट माना गया है। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। लेकिन इसके अलावा कैलोरी भी एक यूनिट होता है जिसमें हम लोग हीट को या एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन कैलोरी का दो थोड़ा सा टाइप होता है, जब आप इस दोनों बात को समझिए। जैसे हम लोग ऐसा होता है कि पर डे 2400 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर होती है, ऐसा तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो वह जो कैलोरी है जो न्यूट्रिशंस आपसे बोलते हैं, जो न्यूट्रन जिसको आपकी भाई दिन भर में इतना एनर्जी कम से कम कंज्यूम करो, तो वह जो कैलोरी होता है वो भी एक कैलोरी है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करने का वो भी एक मेथड है, लेकिन वहां पर कैपिटल सी से उसको डिनोट करते हैं। दूसरा, अगर देखो, अगर किसी 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम अगर आप लिए हो और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे आप पानी लिए हो कितना 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए 1 ग्राम मटेरियल, किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड 1 कैलोरी। समझ में आ रही बात? तो एक कैलोरी जो न्यूट्रिशन वाला जो हिसाब किताब होता है कि भाई इतना खाओ इतना करो, एक वो कैलोरी है जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। दूसरी कैलोरी ये है, कौन सी, जो भी मैंने बात बोला, कितना 1 ग्राम ऑफ मटेरियल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए दो अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो 1 कैलोरी कहलाएगा, और 1 CAL से उसको लिखा जाता है। कैलोरी जो होता है वो 1, आप उसको किलो कैलोरी मेजर कर सकते हैं, और 1 कैलोरी कौन सा वाला, नीचे वाला, कौन, दूसरा, देखो पढ़ो उसको, तो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के आसपास माना जाता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 4.186 जूल होती है, या 4.2 जूल आप इसको लेके चलेंगे राउंड फिगर करने के बाद। तो आई होप हीट का जो यूनिट है और कैलोरी है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होता है, जरा उसके बारे में एक सिंपल समझ लेते हैं। मतलब हीट वाला जो पोर्शन था, हीटिंग इफेक्ट क्या था वो हमने पढ़ लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पावर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पावर? पहले इसके डिफिनेशन से शुरू करते हैं। पावर का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इज कॉल्ड पावर, ठीक है। या द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एनर्जी का ट्रांसफर, कंज्यूम करना, ट्रांसफर करना 1.2, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी जा रहा है वो कितने, मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना जा रहा है, अगर इस चीज को आप पता कर दोगे तो क्या कहलाएगा, पावर। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। बहुत सारे डिफिनेशन तो आप समझ लीजिए कि यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वही पावर है, सिंपल सी बात है बस। अब ये जो पावर है इसके एसआई यूनिट की बात करें तो ऊपर देखो क्या है, एनर्जी है, नीचे क्या है, टाइम है, तो एनर्जी बाई टाइम करेंगे इसका मतलब जूल पर सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड को वाट कहा जाता है, ठीक है। तो पावर का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वाट, WATT, वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड जो होगा वही 1 वाट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पावर का बेसिक डिफिनेशन क्या है, पावर का एसआई यूनिट क्या है, आई होप ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर कोई बल्ब 100 वाट का है, कोई बल्ब 40 वाट का है, इसका मतलब 100 वाट वाले बल्ब को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। वहीं अगर आपके पास 40 वाट का बल्ब है, इसका मतलब कि वह 1 सेकेंड में 40 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो 100 वाट, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। 40 वाट पावर कम है, इसका मतलब वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड, ठीक है। दोनों का पावर अलग अलग है और इसको वाट में मेजर किया जाता है। अब जरा इसका एक्सप्रेशन समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर को कैसे मेजर करेंगे, जरा देखते हैं। देखिए, आपने स्टार्टिंग में पोटेंशियल या वोल्टेज पढ़ा था। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क और एनर्जी दोनों सेम टर्म है, इसमें अलग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वर्क क्या है एनर्जी क्या है, दोनों सेम है। वर्क और एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी होगा उतना ही काम करोगे।
तो जो वोल्टेज होता है इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। अब अगर चार्ज को आप उधर भेजते हैं तो वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। अब इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को टाइम से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम। जरा समझिए, वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। दोनों तरफ हमने किसे डिवाइड कर दिया, टाइम से। अब जरा इन सब का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वोल्टेज को किस तरीके से लिखते हैं, V से। चार्ज को किस तरीके से लिखते हैं, Q से। टाइम को कैसे लिखते हैं, T से। तो V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी को लिखते हैं W से, तो W डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप समझिए, ये Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी समझ रहे हैं आप, जरा देख लें। ये Q बाई टी पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज Q बाई टी, क्या होता है भाई, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई टी। समझ में आ रहा है, आई होप ये बात तो आप पढ़ रहे हैं ना, पीछे से देखते ही। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, अब इसको जरा फिर से लिखे, तो जो Q बाई टी है उसके जगह पे आप I लिख सकते हैं। मतलब V इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है, इसका मतलब कि जो W डिवाइडेड बाई टी अभी हमने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क मतलब W और डिवाइडेड बाई टी मीन्स टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। और यही जो P इज इक्वल टू V इंटू आई है, यह इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, अब जरा इसका यूनिट समझ लेते हैं। किसका यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर का। वैसे पावर का यूनिट तो वाट होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करना होगा तो V का यूनिट होता है वोल्टेज, I का यूनिट होता है एम्पियर। दोनों को मिलाइएगा तो वोल्ट एम्पियर मतलब VA। ठीक है, वही वोल्ट एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर का SI यूनिट, सॉरी SI यूनिट नहीं है, एक सिंपल यूनिट है। SI यूनिट तो वाट होता है। अगर इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करना होगा तो वो VA या वोल्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जो है, या आपके घर में स्टेबलाइजर लगा होता है, तो आप कहते हो सर ये 5 kVA का स्टेबलाइजर है, या ये ट्रांसफार्मर 100 kVA का है। kVA का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर जो है वो सिंपल ये बताता है कि आपने इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर किया है। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं आई होप। मतलब हमने पावर को पढ़ लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये दोनों पॉइंट हमने अभी इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं, वैसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखें और बताएं कि क्या आप बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो चीजें बच रही है वो करेंगे, और आप इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसको करने की कोशिश करिए। चीजों को समझिए, 1-2 बार देखिए, और फिर अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।